सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को दीपा माहेश्वरी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। तो अच्छी गुजरी होगी सभी हमारी सखियों के त्योहार और खूब अच्छे से आनंद उत्साह हुआ होगा घर में। बिल्कुल जाहिर है, त्योहार है और लंबा त्योहार है, या यूं कहें कि त्योहारों की लड़ियां थी और खूब अच्छी तरीके से मनाई गई। और बाद में किस तरह से कल भाई बहन मिलकर खुशियां मनाते रहे पूरे दिन, है ना। तो ये त्योहार तो है ही, उसके साथ बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो किसी तरह से अब ये कहना चाहिए कि लेकिन पकवान तो अभी भी बचे हुए हैं। बिल्कुल बचे हुए और अभी तो चलेंगे बहुत दिनों तक। लेकिन भैया अपने खाने पीने का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है ना। तो आज हम लोग जो दिन है उसके अनुसार कुछ करियर की बातें करेंगे आज। जी, और आज है नेशनल एपिलेप्सी डे, यानी कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। तो उसके बारे में भी बात करेंगे और हम बात करेंगे कि एक साथ में हम कई काम करें या एक बार में एक काम किया जाए, क्या बेहतर होता है। सबकी अपनी अपनी राय होती है। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने लिखकर भेजना शुरू भी कर दिया है फेसबुक पर, तो वो भी हम साझा करेंगे कि किस तरह से क्या करना चाहिए। लेकिन चूंकि स्वास्थ्य की बात आती है तो एपिलेप्सी डे जो है जी, उस पर हमें गौर करना चाहिए, है ना। इसके बारे में रेणु जी ऐसा होता है ना कि बहुत खुल के बात करते नहीं है लोग, थोड़े उनमें एक कहीं लज्जा के जैसे थोड़ा सा झिझक सी आ जाती है कि हम इसके बारे में बताना चाहिए। परिवार में कोई अगर किसी सदस्य को है तो ये बताएं ना बताएं, ये थोड़ी झिझक सबके मन में रहती है। शायद इसीलिए ही कि ये मिर्गी से जो पीड़ित लोग हैं और उनके परिवार में इसके प्रति जागरूकता जागे, संभवतः इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। बल्कि परिवार में तो जिनके यहाँ है वो भी जागरूक रहें। इसको बताने में कोई तकलीफ की बात नहीं है, कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे बाकी बीमारियां हैं वैसे ये भी है। और इसमें हाँ ठीक है, एक दौरा सा पड़ता है, यानी एक बीच में ऐसे अटैक से आते हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसको इतना शर्मनाक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब हम शर्म छोड़ेंगे, बात आगे आएंगे ठीक से, तभी उसका इलाज हो पाएगा और हम स्वस्थ होंगे। या यूं कहें कि उसके साथ अगर जीना भी है तो हम एक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर छुपाते हैं तो छुपाना और डरना एक अपने आप में गंभीर समस्या बन जाती है। जी बिल्कुल। और इसके अगर वैज्ञानिक इसका जो बेस बिल्कुल साधारण भाषा में समझे तो मस्तिष्क की जितनी कोशिकाएं हैं उन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं। और न्यूरॉन में अंदर अपने आप में ऊर्जा रहती है। तभी तो हम कुछ चुभती हुई सी चीज को अगर हमारे हाथ में लग जाती है तो हम कैसे फटाक से झटक के से हाथ पीछे कर लेते हैं, या करंट लग जाता है तो हम हाथ पीछे कर लेते हैं, क्योंकि ये संदेश न्यूरॉन पहुंचाते हैं उस भाग तक, मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, और फिर मस्तिष्क संदेशा भेजता है कि आपको हाथ हटाना है। ये इतनी तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम सोचते हैं हमने हटा लिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये न्यूरॉन्स जब मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और मस्तिष्क फिर संदेश लेकर आता है कि आप जल जाएंगी और आप अपना हाथ हटा लीजिए। तो ये इतनी त्वरित गति से होता है, और ऐसे ये न्यूरॉन्स काम करना छोड़ देते हैं तो जाहिर है कि हम इस तरीके के दौरे पड़ जाते हैं, या कहीं ना कहीं बाधा आ जाती है उसमें तब। जी, और ये ऐसा है कि किसी भी उम्र में हो सकता है, इसकी कोई उम्र का नहीं है कि ये भाई बचपन में ही होगा या किसी एक विशेष उम्र आने के बाद ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुसार देखें तो लाखों लोग विश्व भर में पीड़ित हैं इस रोग से, और हमारे देश में तो कई लोगों की संख्या है इसकी। और ये बड़ा आश्चर्य लगता है रेणु जी कि विकासशील देशों में भी मतलब ज्यादा है लोग जो इससे पीड़ित हो रहे हैं। विकासशील देशों में ही समस्याएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि अभी सारी चीजें उतनी व्यवस्थित नहीं होती हैं, और इसमें जब ऊर्जा का संचार नहीं होता जैसा है तो, और एक ये इसलिए बहुत बीमारी जो है वो बहुत रिस्की इसलिए हो जाती है क्योंकि ये कब दौरा पड़ेगा नहीं पता, और उसमें एकदम से आप अपंग जैसे हो जाएंगे, यानी कि कुछ भी करने की स्थिति नहीं होती है, खड़े खड़े इंसान गिर जाता है। तो इसके जो लक्षण है शुरुआत में तो कुछ अलग ही होते हैं ना। जी बिल्कुल, कि जैसे आप कह रही थी ना कि लड़खड़ा के गिर जाते हैं, हाथ पैर जैसे अनियंत्रित हो जाते हैं, कंट्रोल में नहीं रह पाते उस इंसान के, अचानक से मरोड़ आ जाती है शरीर में, और हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े से हो जाते हैं, वो उनमें अकड़न आ जाती है। कई बार हाथ पैर में सुई की जैसे चुभन, ये भी एक लक्षण है कि झंझनाहट सी होती है, या फिर मांसपेशियों में जब अकड़न आ जाए, या बेहोश भी हो जाता है बिल्कुल ये वाला इंसान। तो इस तरह से बेहोश हो जाते हैं, तो ये डर रहती है, डर बना रहता है बराबर कि आप कहीं यात्रा में हैं, सड़क पर हैं या सड़क
पार कर रहे हैं, ऐसे में अचानक से ये दौरा पड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। या जैसे कि आप कहीं रास्ते में तो हैं, ये तो समस्या की बात है ही, इसके साथ साथ जैसे आप तैर रहे हैं, ऐसे में अगर अचानक से हो गया तो ये जानलेवा भी हो जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इनमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये तो हो गया कि लक्षण है कि पता चलता है कि ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन इसका कारण जो है अगर हम देखें तो कई कारण हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि मस्तिष्क में चोट लगना ही उसमें कारण है, क्योंकि मस्तिष्क अगर प्रभावित हुआ तो जाहिर है कि इस समस्या का सामना करना पड़ता है। जी, और इसके अलावा ये भी है कि जन्म के समय कुछ अगर प्रॉब्लम आई है उस वक्त, या प्रसव के दौरान अगर किसी को ये परेशानी आई है किसी महिला को, तब भी ये हो सकता है। और पैदाइशी कभी कभी ऐसा मान्यता लिए ही कभी बच्चा पैदा होता है, तब भी ये हो सकता है। फिर ब्रेन ट्यूमर अगर हो तो उसकी वजह से भी कभी कभी ये मिर्गी के दौरे आ जाते हैं, कभी स्ट्रोक आ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बड़े ऑपरेशन के बाद भी बड़ी उम्र में होता है, पहले कभी नहीं है, वो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है, लेकिन बाद में उन्हें हो जाता है। और बचपन में अगर लंबे समय तक तेज बुखार भी अगर बना रहा, तब भी ये कभी आगे चल के मिर्गी का रूप ले सकता है। जी हाँ, ब्रेन ट्यूमर जैसे बताया वो तो है ही, लेकिन प्रसव के दौरान जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि फोर्सेप से जब बच्चे को निकालते हैं तो उनके मस्तिष्क में चोट लग जाती है। तो प्रसव के दौरान जब बच्चे को मस्तिष्क में चोट लगती है तो वो भी कभी कभी मिर्गी के दौरे का कारण बन सकता है। तो उस समय बहुत सावधानी डॉक्टर्स को बरतनी चाहिए। उस समय तो माता पिता कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये कि उस समय भी चोट लगने से ऐसी समस्या हो सकती है। ये तो हो गया कुछ कारण है, लेकिन कारण के साथ साथ एक बात और है कि कुछ चीजें और हैं। जब जैसे अगर कोई मरीज हो ही गया है इसका, तो घबराए नहीं, उसके साथ रहें। लेकिन कुछ चीजें जो है इसको और बढ़ा देती हैं। जैसे अगर आप ठीक से समय से दवा नहीं ले रहे हैं या सो नहीं रहे हैं, नींद अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो ये समस्या बढ़ जाती है। वहीं अगर तनाव बहुत ज्यादा है काम का, खाने में अनियमितता है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो और उसको बढ़ा देती हैं। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। और परिवार में अगर किसी को है तो उस परिवार को भी थोड़ा सा ये कहना चाहिए कि थोड़ा सतर्क बना रहना पड़ता है। जैसे कि उस व्यक्ति को जब दौरा आया तो वो जिस कमरे में रहता है तो वहाँ कोई नुकीली चीज ना हो, और वो जो आपने उस कमरे में फर्नीचर भी रखे हो वो ऐसे रखे हो कि बिल्कुल सिंपल सादे हो, क्योंकि जैसे आप कह रही थी ना कि वो कहीं भी गिर सकता है वो इंसान, तो ये उसके नियंत्रण में नहीं रहता। तो ये ध्यान रखें कि वो उस वक्त अकेला नहीं हो, धारदार चीजें उसके कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं हो। साथ में उन्हें तंग कपड़े कभी ना पहनाएं, खास तौर पे ये जो गर्दन है, गले के आसपास का उसका कपड़ा बिल्कुल ढीला सा होना चाहिए, तो अच्छा रहता है। कभी कभी ऐसा होगा कि अगर वो गिरे और गिरा व्यक्ति, वो मरीज, और उसमें उसका दुपट्टा या कुछ भी ऐसा गमछा या कोई भी ऐसा है कपड़ा फंस गया, तो उससे भी जानलेवा वो हो सकता है ना। जी, और जब दौरा हो जाता है, ये जब खत्म हो जाता है, तो उसे धीरे से उस व्यक्ति को घुमा कर लेटा देना चाहिए, क्योंकि इस दौरान रेणु जी देखा है ना, थोड़ा मुंह से लार निकल आती है, तो वो आराम से पूरी तरीके से बाहर निकल जाए, इसलिए उसे एक तरफ घुमाकर लेटाना चाहिए उस व्यक्ति को, या धीरे धीरे हो सके तो मुंह साफ कर देना चाहिए। जी। और कभी कभी ये जबड़ा बंद कर लेते हैं वो इंसान, भींच लेते हैं, तो हमें डर लगता है कि ये अपनी जीभ को काट न ले, दांत भींच लेते हैं तो जीभ कट न जाए, तो ऐसे में कभी कभी चीजें घुसाने की कोशिश करते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए। और मुंह में ना डालें, और उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि दौरे के बाद अधिकतर ये ऐसे व्यक्ति थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्हें आराम करने देना चाहिए। बिल्कुल थक जाते क्या, बिल्कुल ये तो सच है, क्योंकि इतना बड़ा जो अटैक होता है बहुत क्षणिक होता है, लेकिन पूरा शरीर को झकझोर कर रख देता है। तो जाहिर है कि सारी जो आपकी होती है ना, शरीर बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। तो ऐसे में ख्याल रखें, और जैसे हम लोगों ने कहा ना कि ऐसे लोगों को कोशिश करें कि साथ में कोई तो कोई रहे ही, लेकिन ये जो सफर के दौरान खासतौर से सड़क पर अगर चल रहे हैं या कोई ऐसा वाहन चला रहे हैं, तो वो थोड़ा उनको भी धीरे धीरे क्या होता है, जो ये मरीज होते हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि अब ये होने वाला है, तो वो भी सतर्क हो जाते हैं। लेकिन फिर भी तैरना और ये सब जैसी चीजें हैं उनको थोड़ा सा टाल देना चाहिए, न करें तो बेहतर है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप जैसे भी हैं, या जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, अगर उसके साथ हैं तो भी मतलब परिवार के लोग पूरा उनको सपोर्ट करें, सहयोग करें, है ना। जी बिल्कुल। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या।
क्या हुआ जो दबाए से दब गया, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। भाई किसी के दिल में प्यार का दिया जलता रहे, ये हम सब की कामना होती है जी बिल्कुल। और हम ये बात कर रहे थे रेणु जी मिर्गी के पीड़ित व्यक्तियों के बारे में, तो एक अंधविश्वास सा समाज में जो बन जाता है ना, परिवार में भी बन जाता है कि इसके बारे में बताएं ना बताएं, भय हो जाता है। वो खुद इंसान भी जैसे आप कह रहे थे ना थोड़ा सा डरा हुआ सा रहता है, और उसमें आत्मविश्वास भी थोड़ी कमी हो जाती है। रिश्तेदार भी ऐसा चुप चुप के पूछते हैं कि कैसी है उसकी तबीयत, कैसा है, ठीक है, या अब ज्यादा होते हैं या कम होते हैं। तो ये वाली चीजें थोड़ा ऐसा लगता है कि उस इंसान के जो व्यक्तित्व है वो उस पर असर पड़ सकता है। नहीं पड़ता ही है, और बल्कि पहले तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो दौरे पड़ते हैं तो लोग ऐसा ही मान के चलते हैं कुछ भूत प्रेत का साया है या कुछ इस तरीके की बातें हैं, तो उसमें फिर इलाज ना करके कुछ कुछ ऐसे ही मतलब झाड़ फूंक या जिसको कहते हैं ना कि जादू टोना जैसे टोटके जैसे कुछ ऐसी सी चीजें करते हैं, सोचते हैं कुछ ऊपरी साया है, मतलब बहुत अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है जी। लेकिन यही कहना है हमारा कि कभी भी इस चीज को न समझे, क्योंकि जैसे तुमने कहा ना कि आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, और ये चीजें जो है ना ये पूरा एक कभी भी खत्म ना होने वाला ये चक्र है, कुचक्र कह सकते हैं। जब आत्मविश्वास कम होता है तो आपके ऊपर बीमारियां भी तेजी से आक्रमण करती हैं, या आप बहुत घबरा जाते हैं, नर्वस होते हैं, और ऐसे में और घबराहट में ये तकलीफ बढ़ जाती है जी। तो पहली बात तो कि ऐसे में परिवार का साथ बहुत जरूरी है, और खास तौर से अंधविश्वास से दूर रहने के लिए भी परिवार का साथ जरूरी है। हो सकता है कभी कभी क्या होता है जो इससे ग्रसित है उसको तो पता है कि ये बीमारी है, लेकिन पूरे परिवार वाले उसे मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो इस बात में बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि ये एक बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ भी अलग से है, ये बिल्कुल सीधे मस्तिष्क की बीमारी है, हमारे तंत्र प्रभावित होता है इससे। तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से मतलब घोषित है ये कि ये बीमारी है, तो इसको कुछ भी ऐसा साया आया या ये वो और कुछ नाम देने की कोशिश ना करें, और ठीक से उसका इलाज करते रहें। और जो बाकी चीजें हम लोगों ने आज बात की है कि उसका ख्याल रखें, क्या करें क्या न करें, इन सब चीजों का ध्यान रखें और खुशनुमा जिंदगी जिए। जी बिल्कुल। और एक और पूछना था, जानकारी हमें ये भी जाननी है कि अगर स्कूल में जैसे छोटे बच्चे को अगर ये हो जाए तो बिल्कुल। ये बड़ा कठिन हो जाता है उस बच्चे के लिए, क्योंकि आसपास जितने क्लास में तो बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। हालांकि अभी इन दिनों चलिए ठीक है ऑनलाइन क्लासेस हो रही, लेकिन जो सामान्य दौर की बात होती है तो सब बच्चे बैठे होते हैं, और अचानक अगर उसे कक्षा में ये दौरा आ गया। हाँ तो देखो ऐसा है ना, पहली बात तो हम तो यही उम्मीद करते हैं ना दीपा कि जो भी हमारे शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, उन्हें इस बात की जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि आप जब आप छोटे बच्चों के स्कूल में हैं तो ये छोटी मोटी चीजें पता होना चाहिए। और खास तौर से अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि आप उनको शिक्षक को पहले ही बता दें कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा होता है जी। और अगर उस शिक्षक को नहीं पता है
तो अगर आपकी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हासिल कर लीजिए, उनके परिवार वालों से ही पूछ लीजिए कि हमको जिस समय हो तो क्या करना है और क्या नहीं करना है ना? और उसका जो जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसे जरूर बता दे, ताकि वो बच्चा क्या जो उसका बेस्ट फ्रेंड है वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा, वो भागेगा नहीं, उससे भागेगा नहीं। और कभी जब ऐसा होता है कि जब इस तरह से झटका आना शुरू होता है, जैसे कि शरीर को, अगर बच्चा थोड़ा समझदार है या उसको जानकारी है या ज्यादा संवेदनशील है, तो ट्रेमर्स जब होना शुरू होते हैं तो उसको पता भी चल जाता है, तो वो अपने दोस्त को बता सकता है कि पकड़ सकता है कि हाँ मुझे अब आने वाला है। क्योंकि धीरे धीरे बच्चे इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि वो खुद ही अपने आप को संभालने की भी कोशिश करने लगते हैं। तो जैसे तुमने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि उसका जो सबसे अच्छा मित्र है उसे बता दें, और एक छोटा सा सेशन लेकर, सत्र लेकर सभी बच्चों को बता दें कि बेटा ऐसी ऐसी ये बीमारी होती है, इसमें इसको है, और ऐसा कुछ भी अनहोनी सी बात नहीं है। तो ताकि जो मरीज बच्चा है वो भी अपने आप को एक सामान्य बच्चे की तरह देख सके अपने कक्षा में। जी बिल्कुल, यानी कि ये बीमारी ठीक भी हो सकती है, दवाई लेते रहें तो ये इसका उपचार है। और हम कहते हैं कि अगर नहीं भी है तो दवा लेते रहें और उसके साथ जिंदगी गुजारें। जी, और प्राणायाम व्यायाम करते हैं। हाँ, प्राणायाम व्यायाम बहुत सहायक होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि इन सब चीजों का ख्याल रखें। और सारे जो और बच्चे करते हैं, खेल कूद, नृत्य, गीत, संगीत, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो नृत्य, गीत और संगीत की आपने बात करी है, और आज है मंगलवार, हम बात करते हैं हर मंगलवार को करियर के बारे में। तो आज करियर में कोरियोग्राफी के बारे में हम बता रहे हैं, यानी कि नृत्य को हम अपने एक जीविकोपार्जन के लिए एक मतलब बना सकते हैं साधन ना। जी, बहुत सी सखियां होती है ना, उन्हें बहुत शौक होता है नाचने गाने का, यहाँ तक कि वो इतने होशियार होते हैं कि वीडियोस देख करके भी सीख जाती हैं और कर लेते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो हुनर उनके खून में होता है, जिसको कहते हैं ना कि सखियों को भी होता है, लड़कों को भी उतना ही होता है। तो कोरियोग्राफर तो बहुत सारे हैं, तो आप इसको जीविकोपार्जन का साधन बना सकती हैं। जी बिल्कुल, और इसमें क्या चाहिए कि विचार, लय और संगीत के जब इन सब का एक बैलेंस होता है, तो खूबसूरत डांस सीक्वेंस तैयार करना ये कोरियोग्राफर का काम है, और उसे सुंदरता से स्टेज पर लाना ये भी एक कोरियोग्राफर बहुत सुंदर तरीके से पेश करता है। बिल्कुल, तो कोरियोग्राफर का ये काम होता है। वैसे तो देखा जाए तो अगर हम देखें तो हमारे हिंदी सिनेमा में, फिल्म इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा काम है, और हमारे बहुत सारे कोरियोग्राफर्स को हम जानते हैं, नाम से जानते हैं, नृत्य देखते हैं, और यूं कहें कि हमारी फिल्मों का बहुत अहम हिस्सा होते हैं ये डांस ना? जी बेशक, ये इसका जो कोरियोग्राफी का जो सफ़र है, जो कोरियोग्राफर जब बनना चाहता है कोई भी इंसान, तो वो डांस से ही शुरू होता है। और अंदर के शौक के अलावा आपको बहुत सारी शैलियाँ, नृत्य की शैलियों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे क्लासिकल सीखें, थोड़ा बॉलीवुड, थोड़ा फोक होना चाहिए, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी, इन सब की जानकारी एक कोरियोग्राफर को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ही शैली में काम नहीं कर सकता, उसे हर तरह की शैली, और हमारे देश में तो इतने फोक डांस है, इतने प्रकार के हैं, उन सब की जानकारी हो। और सिर्फ वही क्या, पूरे विश्व भर में जितनी भी शैलियां हैं उन सब की जानकारी होती है। और आजकल तो हमारे हिंदी सिनेमा में ये हर शैलियों को लिया जा रहा है। जी, तभी उसमें विविधता आती है। और अगर आपको, जैसे तुमने कहा कि विश्व में बहुत सारे ऐसे लोक नृत्य हैं, ऐसे ही बहुत सारे शास्त्रीय संगीत हैं, जब उनका कुछ इस तरह से संयोग किया जाता है और कुछ मिला जुला के कुछ नया बनाया जाता है, तो उसमें मौलिकता आ जाती है और कुछ नया बन के आता है। तो कोरियोग्राफर के लिए बहुत सजग सतर्क रहना जरूरी है कि वो उसमें कौन से नई नई चीजें डाले, कितने हाव भाव हों खूबसूरत से। तो ये सारे अंदाज के साथ आप एक अच्छे कोरियोग्राफर बन सकते हैं। और कोरियोग्राफर की अगर बात करें तो आप उसके लिए शिक्षक बन सकते हैं। कहीं आप सिखाने में, ऐसे बहुत सारे जो है ना, कह सकते हैं कि संस्थान हैं जो सिखाते हैं कोरियोग्राफर बनना भी। तो वहाँ आप शिक्षक बन सकते हैं और खुद आप स्वतंत्र रूप से भी कोरियोग्राफी कर सकते हैं ना। जी, लेकिन रेणु जी, एक पहलू और है कि पेरेंट्स इस करियर को बहुत आसानी से अपना नहीं पाते। उन्हें ये लगता है कि तुम इसमें क्या कमा पाओगे या कर क्या पाओगे, कि ये ऐसा काम है। डॉक्टर, इंजीनियर लगता है कि हाँ ये सुरक्षित भविष्य है, आप इसको अपना लीजिए, पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। लेकिन जब कोई कहता है कि मुझे कोरियोग्राफर बनना है, मैं डांस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वहाँ पेरेंट्स, बिल्कुल माता पिता शक में आ जाते हैं और उन्हें बहुत समझाना पड़ता है। और बहुत से हमने शोज वगैरह में देखा है कि जहाँ माता पिता नाराज हैं और विरोध कर रहे हैं इस चीज का। लेकिन अभी तो बहुत सारे शोज देखकर लोगों को समझ में आ गया है कि ये भी एक
करियर का हिस्सा हो सकता है। क्योंकि पहले तो दीपा देखा जाए तो पहले तो एक ज़माने में आप खेल को भी करियर नहीं मानते थे। जी। अब वो बहुत बड़ा ज़रिया बन चुका है, एक एकदम अलग विधा ही हो गई है जिसको कि हम अपना सकते हैं एक जीवन यापन के तौर पर ना। जी। और इसी तरह से डांस भी हो गया है। कोरियोग्राफर की अगर हम बात करें तो सिर्फ फिल्मी दुनिया तक नहीं है। अब तो देखो ना, घर में छोटा सा एक आपके आयोजन होता है, विवाह होता है या किसी की शादी की सालगिरह हुई, 50वीं 25वीं या कुछ खास जरा भी विशेष कुछ हुआ, तो लोग चाहते हैं कि किसी कोरियोग्राफर को बुलाया जाए। और जो हम लोग पहले ऐसे वैसे जैसे तैसे कर लेते थे नृत्य, वैसा नहीं करेंगे, ठीक से करेंगे, व्यवस्थित तरीके से करेंगे, तो फिर हमें फिर जरूरत पड़ती है कोरियोग्राफर की। तो भाई कोरियोग्राफर की बहुत सारी जगहों पर अब ज़रूरत पड़ गई है। और क्योंकि वो एक हर इंसान चाहता है कि कोई भी चीज़ जो हो वो सही तरीके से हो, बिल्कुल मतलब योजनाबद्ध तरीके से हो। तो जैसे विवाह है तो उन्हें वो बताते हैं फिर कोरियोग्राफर जब आते हैं कि कब कौन सा नृत्य करेगा, किस गाने पर नृत्य करेगा, किसके बाद उसका सीक्वेंस क्या होगा, किसके बाद कौन सा नृत्य अच्छा लगेगा। और आपकी क्षमता को भी देखते हैं कि आप कितना कर सकते हैं, आपके हिसाब से वो नृत्य आयोजित करते हैं, नियोजित करते हैं कि कैसा आपको नृत्य करा जाए। क्योंकि अभी हमारी एक मित्र की शादी थी, तो मित्र के घर में शादी थी, तो उनके चाचा चाची को नृत्य बिल्कुल भी नहीं आता था। और उनके में जरा भी मतलब यूं कहते हैं ना कि वो था ही नहीं सलीका नृत्य का जरा भी। तो फिर उनको भी बस वो वाला जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो वो करवाया गया, ताकि वो कठपुतली जैसे वो कर लें। और वाकई उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो ये कोरियोग्राफर का कमाल है कि वो किस तरह से जो चीज है सामने उसकी क्षमताओं को देखते हुए कुछ निकाल लेते हैं। और वो लोग कितना अच्छे तरीके से पेश करते हैं मंच पे। पूरे जैसे कोई परिवार की कहानी भी वो बिल्कुल समझिए 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में पूरी कहानी पेश कर देते हैं। और इसमें क्या होने लग गया, कोरियोग्राफर जब आते हैं घरेलू प्रोग्राम में अगर, तो हर एक को हिस्सा लेना जरूरी हो जाता है। तो आजकल ये बड़ा एक अच्छा एक शौक भी हो गया है और लोगों को बहुत आनंद आता है। एक आमदनी का जरिया हो गया है। तो इस तरह से कोरियोग्राफर में अब वो नहीं है कि हर बार के लिए कि अगर आप कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको मुंबई ही आना पड़ेगा, हिंदी फिल्मों में ही कुछ आपके लिए मौके हैं, ऐसा नहीं है। अब आप किसी भी शहर में रहते हुए इसको अपना करियर बना सकते हैं, बना सकती हैं। क्योंकि जैसा हमने कहा ना कि छोटे बड़े आयोजन हो, स्कूलों में अब बुलाए जाते हैं कोरियोग्राफर। पहले तो जो डांस टीचर होती थी वही कुछ कुछ करवा देती थी हम लोगों को, लेकिन अब बकायदा जो हमारे जो होते हैं एक्सपर्ट उनको बुलाया जाता है। तो बहुत सारे स्कोप है, लेकिन इसके लिए जरूरी यही है कि हम सारी विधाओं को सीखें और किसी अच्छे संस्थान से इसका कोर्स कर लें, है ना। और एक जरूरी और बात है रेणु जी, इसमें रियाज और प्रैक्टिस की बहुत जरूरी। जितनी भी विधाएं आप सीख रहे हैं उसमें पारंगत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बारीक बारीक चीजें समझ आनी चाहिए। हाँ, तभी आप कुछ नया कर पाएंगे। तो भाई नृत्य की बात हो रही तो अच्छा सा नृत्य वाला गीत हो जाए। तो चलिए सुनते हैं। रात काली नागन सी हुई है
आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है। हाय, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है। हाय, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। क्या बात है भाई, ये गाना तो सुनते ही पैर थिरकने लगता है ना। जी, इस गीत को कोरियोग्राफ किया था मास्टर सोहन लाल ने, रेणु जी। और फिल्मों में नृत्य शैली को लेके आने वालों में से इनका नाम लिया जाता है। और इनकी शिष्या थी हमारी सरोज खान जी, जी। जिसको कि शायद देश के कोने कोने में सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये जो मास्टर सोहन लाल जी थे, ये इनके 3 भाई थे, बी सोहन लाल और हीरा लाल जी और चिन्नी लाल जी। तो इन्होंने कई फिल्में जैसे पारसमणि, कोहिनूर, मधुमती, इन सब में नृत्य सिखाए और हाँ इसका निर्देशन किया था। बाद में चिन्नी लाल जी के बेटे चिन्नी प्रकाश वो भी नृत्य निर्देशक बने। और इन्हीं की तीसरी पीढ़ी वैभवी मर्चेंट जो अभी भी है। तो इस तरीके से कई सारे, सरोज खान जी हैं, वैभवी मर्चेंट हैं, और गीता कपूर जी, गीता कपूर जी को तो अभी हमने बॉम्बे टॉकीज में किया ही है, इंटरव्यू लिया है और लोगों ने सुना भी है जी।
तो इस तरीके से यानी कि ये करियर लिया जा सकता है, और इसमें अगर आप में है कि आपको नृत्य करना बहुत पसंद है तो आगे बढ़ा जा सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे हमने कहा ना कि पहले खेल को माना जाता था कि ये गड़बड़ चीज है, वैसे ही अब ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी मान्यताएं बदल रही हैं, लेकिन मान्यताओं के बदलने की बात पर एक चीज और है जो हमारे बहुत साथियों ने कहा। पहली बात तो ये कि एपिलेप्सी के मरीज को एक बात तो हमने कहा पानी से दूर रखें, वहीं एक बहुत अच्छी बात इन्होंने साझा की है कि आग से भी दूर रखना चाहिए, आग और पानी दोनों से दूर रखना चाहिए। और वहीं ये लिखते हैं कि ये बात बहुत वैसे सामान्य सी है, बहुत सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जैसे ही ऐसा दौरा पड़ता है तो लोग जूता सुंघाने लगते हैं। हमने उसे साझा नहीं किया था, लेकिन हमारे साथी फेसबुक पर लिखकर भेज रहे हैं। ये बिल्कुल अंधविश्वास का जीता जागता प्रमाण है, ये बता रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात आपने लिखी है कि इस तरीके की कोई भी चीज हरकत न करें। जी बिल्कुल। तो ये यही है कि अंधविश्वास और इन सब चीजों से जितना हो सके दूर ही रहे इंसान, तो अच्छा है। दूर रहना ही चाहिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं तो हमें उसका प्रमाण देना चाहिए। बिल्कुल। और जागरूक भी होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो जैसे हमने कहा ना कि शिक्षक हैं तो आपको पता होना चाहिए, या नहीं है तो आसपास थोड़ा सा इन सब चीजों की जानकारी रखें, ताकि आसपास अगर आपको ऐसा कोई दिखता है तो आप कुछ गलत हरकत न कर बैठे। जी बिल्कुल। अब रेणु जी, ये बात आती है कि भाई हर क्षेत्र में इंसान को आगे बढ़ता चला जा रहा है, और सब चाहता है कि सफलता मिले, आगे आगे बढ़ें, जल्दी करें। तो ऐसे में कभी कोई कह दे कि भाई जरा रुक जाओ, ठहर जाओ, थम जाओ, थोड़ा सा ये काम है, तुम इसको आराम से कर लो और एक बार में एक ही काम करो, तो सामने वाला कह देता है, कोई नहीं मानता। जी बिल्कुल नहीं मानने को तैयार है। वो सोचते हैं हम बहुत सारे काम एक साथ कर लेंगे तो सफल जल्दी हो जाएंगे। तो हालांकि हमारे बहुत सारे साथी ने पहले लिख कर देना शुरू कर दिया है कि समय के हिसाब से कभी कभी हमें कई काम एक साथ करने पड़ जाते हैं, पर मुझे एक साथ एक समय पर एक काम करना ही पसंद है, क्योंकि वो काम हम एकाग्र होकर कर सकते हैं और कर सकती हैं और जल्दी हो जाता है। तो भाई ये बात इनका अपना नजरिया है, जी, है ना। और देखा जाए तो एकाग्रता एक किसी भी कामयाबी का मूल मंत्र भी कहते हैं। तो जब हम बहुत ही एकदम किसी चीज में डूबे हुए रहते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं रेणु जी उस वक्त कि मैं ये भी कर लूं, ये भी सलटा लूं, इसको भी कर लूं। उस वक्त हम जो हाथ में हमारे काम रहता है बस वही हमारे हाथ में रहता है और हम उसी को पूरा करना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल सही बात है। और कुछ कहते हैं कि भाई ऐसे थोड़ी ना चलेगा, तुम एक बार में अगर एक ही एक काम करते रहोगे तो कितना टाइम लगाओगे। थोड़ा भाई एक साथ दूसरी चीजें भी कर लो। खास तौर पे रसोई में रहता है ना, कहते हैं कि तुमने क्या एक बार में अगर एक दाल ही बनाई या एक सब्जी बनाई तो कैसे ये काम हुआ। लेकिन हमें लगता है ये निर्भर करता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे साथी बराबर यही कह रहे हैं कि कोई भी काम हो, अगर हमें कंसंट्रेशन से करना पड़ता है, उस पर पूरी तरह से फोकस करना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। और ऐसे जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम, एक काम एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए। यानी कि अलग अलग सुझाव आ रहे हैं और अलग अलग सोच है। ये भी देखिए, हमारी सहेली भी कहती है कि एक समय में एक ही काम करना एकाग्रता से करना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में स्मार्ट उसी को समझा जाता है जो मल्टीटास्किंग हो, यानी कई काम एक साथ करे। और हम महिलाएं तो एक समय में एक ही काम करने की सोच ही नहीं सकते। ऐसे तो हमारे काम ही कभी पूरे नहीं होंगे। वैसे ये बात हमें समझनी होगी कि कौन से 2-3 काम एक साथ किए जा सकते हैं और कौन से कामों को गंभीरता पूर्वक एक समय में एक ही काम को करना चाहिए। लेकिन हमने जिंदगी भर हर काम विविध भारती सुनते हुए तो किया है, सिवाय बच्चों को पढ़ाते समय। क्या बात है। बहुत ही बढ़िया बात आपने लिखी। अब पढ़ने के लिए तो देखिए एकाग्रता चाहिए, वहाँ हम 10 काम एक साथ करने के नहीं सोच सकते। और जहाँ तक बात मल्टीटास्किंग या कई सारे काम करने की है ना, तो समय तो बच जाता है और आप धीरे धीरे फिर जब करने लग जाते हैं रेणु जी, तो धीरे धीरे उसमें पारंगता आती जाती है। हम जी लेकिन फिर हमने एक बराबर कहा कि ये निर्भर करता है कि कौन सा काम है। जैसे पढ़ाई की बात हुई, ऐसे ही अगर हम कुछ हाथ में सिलाई लेकर कर रहे हैं, कुछ तुरपाई आदि कर रहे हैं, तो आप उसके साथ कोई और काम नहीं कर सकते, है ना जी। या सिलाई मशीन पर बैठे हैं तो आप सोचिए उसमें इस तरीके का काम जरूर हो सकता है कि जैसे आपने वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगाया और उसके बाद आप आके कुछ करने लगी, और वो भी आपकी वॉशिंग मशीन अगर फुल्ली ऑटोमेटिक है तो आप आके कुछ थोड़ा दूसरा काम कर सकती हैं। और अलार्म बजा, कुछ हुआ तो आप जाके उसको देखा, ये बीच में, है ना। तो ये निर्भर करता है। और फिर वो भी निर्भर करता है
कि अगर आपने जैसे सोचा कि चलो वॉशिंग मशीन लगा देते हैं, इधर रसोई घर में काम कर लेते हैं, तो कितनी दूर रसोई घर है आपके वॉशिंग मशीन से, जी है ना? ये भी जरूरी है देखना। और ये रहता है ना कि चलिए आपने रसोई घर में मान लीजिए जैसे कुकर लगा दिया, इधर आपने मशीन लगा दी, आप कहीं लगता है कि सूखे कपड़े हम उठा सकते हैं तो जल्दी से उठा दी। ये अक्सर ऐसा होता है जो कामकाजी महिलाएं, उनको इस तरीके से करना ही पड़ता है जब वो शाम को घर पहुंचती हैं, तो वो उनको लगता है कि मैं फटाफट जितना हो सके जल्दी काम कर लूं, क्योंकि बच्चों को भी देखना है, उनकी स्टडीज पढ़ाई को भी देखना है, और फिर रात का खाना भी हमें बनाना होता है, और उसके बाद कभी कभी दूसरे दिन की भी तैयारी करनी होती है। तो वहाँ ऐसा लगता है कि थोड़ा अगर कई काम एक साथ करने आते हों तो अच्छी बात है। और इसको इतना बड़ा, ये इतनी बड़ी कुशलता नहीं है, इसको सीखा भी जा सकता है आसानी से, लेकिन बस इसको योजनाबद्ध तरीके से अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। जैसे कि अभी हमारी सहेली लिखती हैं कि पहले एक साथ में बहुत से काम करने की आदत थी, पर मैंने पाया कि कभी कभी काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया, थोड़ा सा सेट किया खुद को कि जैसे वॉशिंग मशीन चलते समय ये मैं काम कर सकती हूँ, या गैस पर कोई चीज रखी है तो ये हो सकता है सही ढंग से या नहीं। इस तरह से मैंने बहुत सारे काम एक साथ तो नहीं, लेकिन 2-3 काम एक साथ सही ढंग से कर सकते हैं, ये पाया। क्योंकि हमको घर के साथ अपने जॉब के लिए भी उतनी ही जिम्मेदारी निभानी है, और समय पर वहाँ के भी सभी काम पूरे करने होते हैं। वहाँ बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक साथ बहुत से काम आ जाते हैं। तो अगर आप अपना समय प्रबंधन उचित योजनाबद्ध रखती हैं तो सब कुछ ठीक से हो सकता है। फिर ये लिखती हैं कि ये पूरी तरह से व्यक्तिगत विचार है। जी बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। जैसे हमने कहा ना कि ये निर्भर करता है। जैसे अगर आपको सब्जी काटनी है और आप थोड़े से आराम से बैठने के, आपकी जरूरत, शरीर भी चाह रहा है कि अब आप थोड़ा आराम से बैठें, एक कप चाय पीना है, तो आप चाय के साथ ऐसी सब्जी लेकर बैठ सकती हैं जिसमें हाथ गंदा नहीं हो। तो ऐसे परवल है या कुछ ऐसी सब्जी है जो आप कहीं बैठ के आराम से चाय की चुस्की लेते रहें और उसको भी काटते रहें, है ना? या आलू छीलना है तो आप छीलते हुए सिर्फ चाय पीना है तो, लेकिन अगर आपको नाश्ता करना है हाथ से तो आप ये दोनों काम नहीं कर सकती। तो ऐसे समय में जैसे आप टेलीविजन भी देख रही हैं, चाय भी पी सकती हैं और सब्जी भी काट सकती हैं। आप जब बोल रही थी ना तो मुझे ऐसे याद आ रहा था कि जो नवविवाहिता होती है ना, तो वो कैसा एक बार में एक ही काम, क्योंकि हमको ऐसी आदत नहीं होती कि हम बहुत सारी चीजें कर लें। मम्मी दादी नानी को तो करते करते वो लोग बहुत फास्ट हो जाते हैं, और जब नई शादी होती है तो धीरे काम होते हुए एक बार में एक ही काम होता है। फिर हम धीरे आगे करते करते इसको कई सारी चीजें कर पाते हैं। बिल्कुल, वो तो बस नवविवाहिता की बात जहाँ तक है ना दीपा, वो तो इसलिए भी होता है कि बहुत सारे संकोच होते हैं मन में कि पता नहीं चाय पीते हुए हमें सब्जी काट सकते हैं कि नहीं, कहीं जूठा तो नहीं हो जाएगा, कहीं साफ, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ये गलत हो गया, या कुछ ये भी रहता है कि आप सब नई जगह होते हैं तो सारी चीजें आपके अभ्यस्त नहीं होती हैं, तो बहुत संकोच मन में रहता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन हाँ, जैसा हमने कहा ना कि आप कौन सा काम है और घर में आपकी व्यवस्था क्या है, कितनी दूर है, और जैसे हमारी सखी लिख के भेज रही हैं फेसबुक पर कि समय का प्रबंधन आपको देखना होगा कि अगर आपके पास वक्त है, आराम से कर सकते हैं तो आप आराम से कीजिए। लेकिन एक बात तो है कि जिस समय भले ही 4 काम हम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन जिस समय हम जो काम कर रहे हैं 4 में से भी उसमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, है ना? और काम जो भी हो, चाहे आप एकल पद्धति में करो या आप मल्टीटास्किंग में करिए, काम पूरी तरह से हो और वो हम उसको पूरा जिम्मेदारी से निपटाएं। हाँ, ये जरूरी है, और पूरा करके ही छोड़ें। ऐसा नहीं कि हमने 4 काम एक साथ शुरू किया और उसमें 2 आधा छोड़ दिया, ये बहुत गड़बड़ बात है। बहुत मतलब समझदारी इसमें ही है कि अगर भले ही एक काम करें लेकिन पूरा करें, है ना? कोई भी काम ऐसा नहीं कि आपने अधूरा शुरू किया और आधा करके छोड़ दिया। उसके बाद अब जैसे कि अभी चावल ही साफ करना है या कुछ करना है, चुन रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो अब आधा किया, आधा वही खिसका दिया, तो अब उसको दोनों को अलग अलग रखना, उसमें क्या होता है कभी कभी कि काम और बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है ना? या आप जैसे चलिए घर में आपको झाड़ू पोछा ही करना है, अब आपने आधी जगह झाड़ू लगाई, आधी छोड़ दी, तो उसमें क्या हुआ कि अब बाकी जो साफ आपने किया था वो फिर गंदा हो गया, तो आपका भी काम बढ़ा और इसमें समय कभी कभी ज्यादा लग जाता है ना? यानी कि अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती है और व्यक्ति की अपनी अपनी आदत के ऊपर भी ये चीज निर्भर करता है। लेकिन फिर भी इसको हम विकसित कर सकते हैं। जैसे अक्सर ऐसा होता था कि खाना बनाने में देर हो गई, तो जिस समय सुबह नाश्ता हो रहा है उसी समय अगर आप साथ साथ खाने की थोड़ी सी तैयारी कर लें, जैसे दाल चावल निकाल लें,
जी। आप जैसे मैं नाश्ता बना रही हूँ उसी समय चलते फिरते वहीं पर, क्योंकि वहीं रसोई घर है, वहीं डिब्बा है, आपने उठाया तो उसी समय आपने दूसरे कटोरे में दाल भी निकाल लिया, चावल भी अलग निकाल दिया कि चलो आएंगे तो किसी समय पानी डाल देंगे, दो हाथ धो देंगे उसको। तो जिस समय आप नाश्ता बना रहे हो उसी समय जब आप खाने की भी तैयारी कर लेते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा भी उसमें गुंजाइश है तो कर लेती हैं, तो आपके खाना बनाने का जो समय है वो काफी उसमें बचत हो जाती है। और इस तरह से खाना मतलब जो आपका 1 घंटा लगता है, हो सकता है आपको 40 मिनट में ही बन जाए। तो इस तरीके की व्यवस्था आप देखनी पड़ेगी आपको कि क्या कर सकते हैं आप, है जी। और अभी हम एक गीत सुने ऐसा? जरूर। खींचे हमसे सावरे इतने क्यों हो, खींचे हमसे सावरे इतने क्यों हो, रोको पागल मन को कि जिसने चाहा तुमको, मेरी बाहों से परे इतने क्यों हो, खींचे हमसे सावरे कितने क्यों हो। रुत ये दूरी की नहीं है, हाँ। रुत ये दूरी की नहीं है, गोरी कहीं है पीली कहीं है, रुकिए तो, अरे रे 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 रुकिए तो, अरे अरे ऐसा क्या, अरे रे 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 सुनिए तो, हाँ रुको चंचल मन को कि जिसने चाहा तुमको, आजी गुस्से में भरे इतने क्यों हो, खींचे हमसे सावरे इतने क्यों हो।
बहुत प्यारा सुंदर सा गीत। बिल्कुल। रेणु जी, एक जैसे हम बहुत अभी इन पिछले दिनों में हमने उत्सव मनाते ही चले गए, है ना, बहुत दिनों से, और तैयारी कर रहे थे, तो वो भी एक अलग ही उत्सव था। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही कह रहे तो हमारे बड़े से बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हर दिन उत्सव ही होता है, और जब आप आज का जो दिन है ये आपके बचे हुए जो बाकी जिंदगी है उसका पहला दिन है। अगर ऐसे सोच करके हम जिंदगी जीते हैं तो हर दिन हमें एक नई ऊर्जा, उत्साह, आनंद मिलता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और वहीं एक बात और है कि ये तो कहते हैं कि जो बचे हुए दिनों का ये पहला दिन है, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मान लो कि आज हमारा आखिरी दिन है, इसको खूब अच्छी तरह से जी लो। तो उसको भी अगर हम ये मान लें कि आज का दिन हमारा आखिरी दिन है, तो भी हम बहुत उसको खुशी से और ये सोचे कि क्या क्या न कर लें, ऐसा भी होता है ना। तो दोनों ही रूपों में अगर देखा जाए, तो अगर हम मान लें तो जाहिर है कि हम उसको पूरी तरह से उसका आनंद ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे आपाधापी चलने लग गई है आजकल, भागम भाग वाली जिंदगी, कि यहाँ पर हमें लगता है कोई त्योहार आता है ना, तभी हम कभी कभी ऐसा लगता है, सोचने में आता है कि जब त्योहार आते हैं, उत्सव आते हैं, उन्हीं दिनों में क्या कहीं हम खुश होते हैं क्या? या बस भागते चले जा रहे हैं, रोज के वही काम, वही रोजमर्रा वाली जिंदगी चलती चली जा रही है। और जब उत्सव मनाना होता है तब हम शायद फिर हम विचार करते हैं कि हाँ, थोड़ा समय निकालना है, मिलना मिलाना है, खुश रहना है। ये बात तो है। वैसे भी लोग कह रहे हैं कि जीवन का त्योहार वहाँ हो, प्यार जहाँ हो, विश्वास हो, और तो और पूजा मंदिरों में ही नहीं होती, मन मंदिर में भी पूजा होती है। जी। तो जो गीत हमने सुनवाया था मन मंदिर का, वही वाला, वो ये कह रहे हैं कि वो गीत बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने और लिखा कि मधुर तराने जहां गूंजते हों, आज का संगीत वही है जो दिल की आवाज भी सुने। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप अगर मन को, जैसे जो दिल धड़कता है, अगर हम ये समझें कि कुछ गीत संगीत चल रहा है और उसका पूरा आनंद लें, तो जाहिर है कि हमारा रोज का जो दिन है वो भी एक त्योहार के ही रूप में होगा, है ना। तो मतलब ये है कि कुछ विशेष दिन की जरूरत नहीं है हमें हर दिन खुश रहने के लिए। हम चाहे तो हर दिन प्रफुल्लित रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। और हर पल का एक, कहते हैं ना कि छोटी सी बात भी हो गई, अगर कोई छोटी सी परीक्षा में कोई प्रवेश परीक्षा है या कोई छोटी सी परीक्षा है, उसमें पास हो गया तो भी हम खुश हो सकते हैं। घर में कोई, यहाँ तक कि इतनी छोटी सी बात हो कि कोई खोई हुई चीज मिल जाती है, हम उसी बात की खुशी मना लेते हैं। नहीं होता है ऐसा? ये बात तो है दीपा, की मना लेते हैं, या हम किसी परीक्षा में पास हो जाएं, छोटी या बड़ी, लेकिन उन दिनों का क्या जब फेल हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि हम फेल हों या पास हों, उसको भी उतनी ही खूबसूरती से, उतनी ही आत्मीयता से उसको भी स्वीकार करना चाहिए, उतनी खुशी से उसका भी आलिंगन करना चाहिए, कह सकते हैं। क्योंकि जब हम हारेंगे तभी जीतेंगे, या जब जीतेंगे तो हारेंगे भी, जब जीते हैं तो हारेंगे भी, हार का भी मुंह हमें देखना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को बड़े सामान्य तरीके से लेते हुए अगर हम जिएं, तो जाहिर है कि हम हंसी खुशी हर दिन गुजार सकते हैं। या यूं कहें कि जो भी स्थिति आई है हमारे सामने, उसका हम स्वागत करें और उसको वैसे ही स्वीकार करें कि ये है इस वक्त, है ना। ये ना सोचे कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, अगर ऐसा हो जाए तो कैसा होगा, या तभी बहुत अच्छा होगा जब ये हो जाएगा। तो बेहतर है कि जो भी हमारे सामने है उसको पूरी तरह से भरपूर जी लें। जी, यानी कि ये हमारे हाथ में है, बिल्कुल हमारी सोच में है कि हम अब परिस्थितियों को किस तरीके से अपने ले रहे हैं। बिल्कुल जी। और उत्सव, जैसे उत्सव की तैयारी होती है रेणु जी, हम तैयारी करते हैं, फिर वो जो खास दिन आते हैं उस दिन हम सब करते हैं, जो रस्म रिवाज होते हैं, संस्कार होते हैं, सब चीज लेते हैं। इसी तरह से अगर हम खुश रहने के लिए भी थोड़ा सा प्लान कर ले तो कैसा हो? क्या बात है, बिल्कुल सही बात है कि थोड़ी सी तैयारी, थोड़ा जब योजना बना लेते हैं, या जैसे कल की क्या हमें तैयारी करनी, कल हमें कहीं जाना है, या बहुत कहते हैं बहुत बिजी वाला दिन है, तो आज ही अगर हमने उसकी तैयारी कर ली है, तो ना तो हम परेशान होंगे और ना ही हमें कहीं ऐसा अस्त व्यस्त सा लगेगा। तो हम एक खुशी के साथ वो जो चीज करना चाह रहे हैं कल के दिन के लिए, तो वो हंसी खुशी और जैसे उत्सव के ही भाव से वो चीज पूरी होती जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तैयारी कर लेने से ये बात तो रहता है, कुछ छूट भी नहीं पाता है। जो भी आप, जो चीजें सोचते हैं, जो भी आप योजना बनाते हैं, वो पूरी कर पाते हैं। कोई भी ऐसा जो कड़ी है उसकी वो छूट नहीं पाती है। और जैसे कि अगर बहुत ज्यादा काम है तो हमने एक दिन पहले तैयारी कर ली, जैसे हम यूं कह सकते हैं ना कि जैसे त्योहार में करते हैं, तो उसकी तैयारी कर लीजिए। और एक होता है कि कभी कभी मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी अपने मन को पूरे उत्साह से जुटाइए कि अरे वाह,
क्या खूबसूरत आज सूर्य निकला है, क्या ठंडी हवा चल रही है, कितने सुंदर पेड़ पौधे हैं, क्योंकि चिड़िया तो वैसे ही रोज चहचहाती हैं, वैसे ही रोज सूर्य निकलता है, अपने बिल्कुल छटा बिखेरता है जिस वक्त। तो बस आप उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि आज वो फिर से निकल आया है, और खुश होइए कि हम उसको देख रहे हैं जी। हम यूं तो नहीं कह सकते कि हम जिंदा हैं, हाँ, लेकिन मानिए कि हम कम से कम उसको देख तो पा रहे हैं। आज का सवेरा हमने फिर से देखा जी, तो इस बात की खुशी हम रोज मना सकते हैं जी। और जैसे बड़े कहते हैं कि जो है आपके पास, जो चीजें हैं उसके लिए खुश होना चाहिए और उसके लिए धन्यवाद भी देना चाहिए। जब धन्यवाद की भावना, ग्रेटिट्यूड की भावना जब हमारे अंदर आती है तो मन हल्का भी रहता है और बहुत प्रफुल्लित, बहुत खुश रहता है। बिल्कुल। कि या हम जब शिकायती मूड में रहते हैं ना कि अरे ये ऐसा हुआ ही नहीं, ये हमने किया ही नहीं, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो देखो कितनी व्यवस्थाएं कम है, फिर भी मैं तो ऐसा रहती हूँ, ये जब भावना जब रहती है ना शिकायती वाली, वो हमें खुश नहीं रहने देता। बिल्कुल, ये बात तो है। लेकिन जैसे तुमने कहा ना कि हम ये मान के चले कि हमारे पास जो है वो क्या है, तो मान के चले मतलब अगर हम ये देखें कि हमारे पास क्या है, तो किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि प्रकृति ने, या यूं कहें ईश्वर ने, या हमको उस परम तत्व ने क्या दिया है पता है? 24 घंटे प्रतिदिन वो हमें सुबह सौंपता है जी, और अनकंडीशनल होता है जी। उसने कोई शर्त नहीं रखी है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, या इस पर इतना ब्याज लगेगा। वो कभी नहीं मांगता है कि हमने 24 घंटे दिए थे तो हमको 2 घंटे तुम हमें वापस करो, 2 मिनट भी नहीं मांगता है जी। तो ये सारी चीजें जो 24 घंटे हमको प्रतिदिन मिलते हैं वो इतने बहुमूल्य हैं, इतना उसका मोल है कि अगर हम उसको जरा भी सोचें तो हम, मतलब जो तुमने अभी कहा कि ग्रेटिट्यूड की बात, तो हम नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन उसके महत्व को पहले समझे कि 24 घंटा हमको मिला है बिना किसी शर्त के, बिना किसी लिखा पढ़त के। आपसे किसी ने कुछ नहीं पूछा कि आपको कितने चाहिए, कितने नहीं चाहिए, और आपको 24 घंटे यूं ही दे दिए गए। तो आप देखिए कितने आप रईस हैं, और आपसे ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप 2 मिनट हमें याद भी कर लीजिए। कभी नहीं कहती प्रकृति कि आप हमें याद कीजिए, धन्यवाद दीजिए। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे खर्च करते हैं। बिल्कुल। और जब ये इस तरह से सोच आ जाती है तो हमारे चेहरे पे हमेशा एक सतत मुस्कान बनी रहेगी। तो जब मुस्कान बनी रहेगी तो काम भी आसान होते चलेंगे। और जब हम, खास तौर पे हम घर की सखियां जब मुस्कान बनाए बिखेरे हुए रहती है ना, तो सारे काम अपने आप से होने लग जाते हैं, और घर के परिवार के भी दूसरे सदस्य, उनके भी अपने आप एक मुस्कान आने लगती है, खुशी आने लगती है। बिल्कुल। और हमारी सखियां बार बार हमारे फेसबुक पर लिख रही हैं कि जो मल्टीटास्किंग की हम लोगों ने बात की है, तो सबने यही लिखा है कि विविध भारती साथ में बजती रहती है तो हम बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं। और किसी ने लिखा है कि आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का जमाना है, चल रहा है बहुत ज्यादा, उसमें बहुत सारे काम मल्टीटास्किंग होना ही पड़ रहा है। लेकिन शुक्र है कि विविध भारती साथ में है। तो भाई विविध भारती साथ में है तो गीत और संगीत की बात जब चलती है तो एक गीत प्यारा सा सुना देते हैं। चलिए। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल।
हंसने गाने के लिए है पल दो पल। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। यहाँ चोर है सब कोई साध नहीं, सुख ढूंढ ले सुख अपराध नहीं। प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं, इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। जिंदगी भाई हंसते गाते यूं ही गुजर जाए जिंदगी तो क्या बात है। और वैसे भी कहते हैं ना कि हमने एक पल में कितनी जिंदगी जी, ये महत्वपूर्ण है, ना कि हम ये गिने कि जिंदगी में कितने पल हैं। क्योंकि अगर हम एक एक पल को जिंदगी मान लें तो मतलब क्या ही अच्छा होगा। हमें लगेगा कितनी जिंदगी हमें मिल गई, और उसको भरपूर जीना ही जिंदगी जीना है जी। और हमेशा जिसका चेहरा हंसता हुआ रहता है, मुस्कुराता रहता है, वो याद रहता है रेणु जी। और जो थोड़े से उदास से रहते हैं या थोड़ा शिकायत में रहते हैं तो उन्हें याद नहीं रखते ज्यादा लोग। हमेशा उदाहरण भी देते हैं कि तुमने उन्हें देखा है, वो हमेशा हर हाल में हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं। तो हमें उनकी तरह आदतें अपनानी चाहिए। और वैसे भी कहते हैं ना, जो खुश रहता है वही खुशियां बिखेरता है जी। जो जिसके पास जो होता है वही बिखेरता है आसपास। तो बेहतर है कि आप खुश रहें। और वैसे भी बहुत छोटे बच्चों को अगर देखो तो कहते हैं कि बिल्कुल ईश्वर का स्वरूप लगते हैं, क्योंकि वो निश्चल हैं और खुश रहते हैं। क्यों? इसलिए देखकर उनको हम खुश हो जाते हैं जी। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। अगर वो किसी बात से थोड़ा सा दुखी भी होते हैं, उनको थोड़ा सा बहला दो वो भूल जाते हैं। गाल पर आंसू जरूर रहेगा लेकिन वो भूल जाएंगे और मुस्कुराने लगते हैं, है ना। यानी कि इस तरह की भी चीजें, थोड़ा बालपन अगर मन में हो तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। क्यों, हम तो यही कहेंगे, यहाँ से गुजारिश यही करेंगे कि भाई बालपन बनाए रखिए और यूं ही खुश रहिए और सखी सहेली कार्यक्रम सुनते रहिए। तो आज लेते हैं विदा। तो हम सब दीपा माहेश्वरी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।